चलिए लेक्चर नंबर 11 रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि रिएजेंट का नेचर कैसा हो सकता है, कितने तरीके के रिएजेंट हो सकते हैं, है ना। तो रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन में रिएजेंट भी पढ़ेंगे। रिएजेंट कितने तरीके का हो सकता है, अटैक करने वाला रिएजेंट, है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये हो सकता है, एक टाइप है इसका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इसका टाइप है इलेक्ट्रोफाइल। पहला टाइप है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियस प्लस फिलस। फिलस का मतलब होता है लविंग और न्यूक्लियस का मतलब आप समझेंगे पॉजिटिव चार्ज वाला। न्यूक्लियस का मतलब समझेंगे पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज उसी के पास आता है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस लवर होंगे। न्यूक्लियस लवर का मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज वाले के पास अटैक करेंगे या किसके पास अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होगी जो न्यूक्लियस लवर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज की लवर है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे अटैक करना चाहेगी, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे अगर अटैक करना चाहेगी तो इसका मतलब वो कैसी होगी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे अटैक करना चाहता है तो वो कैसा होना चाहिए, खुद नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिसके पास लोन पेयर हो, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। इसके पास कमी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिससे जिससे इसका अट्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखिए, स्पीसीज that are attracted by positive center or that are attracted by positive center or electron deficient center and these are negatively charged और न्यूट्रल, जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। बात कुछ समझ में आ रही है। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियस लवर, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास ये जाएगा। तो ये खुद कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा ये, या इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का भी मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कमी है। तो न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट होगा ये, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करे, जिसके पास न्यूक्लियस है मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके ऊपर ये अटैक करने वाला है। तो खुद ये कैसा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के। जैसे OH माइनस होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ईथर ग्रुप जो होता है अपना,
ईथर ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसी को दे करके बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, वाटर के पास होते हैं, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं और भी ढेर सारे। न्यूक्लियोफाइल के और एग्जाम्पल लिख लो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ढेर सारे यार। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हो सकते हैं। NH2 माइनस, RNH माइनस, R2N माइनस, ये चार्ज वाले हैं। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल में ईथर हो गया, न्यूट्रल में वाटर हो गया, है ना। न्यूट्रल में और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे अमोनिया ले लो, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है। एमीन ले लीजिए तीनों तरीके के, RNH2 लोन पेयर होता है, R2NH लोन पेयर, R3N लोन पेयर। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज वाले होंगे तो कैसा चार्ज होगा उनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होगा। R माइनस, H माइनस, S माइनस, R माइनस, H माइनस, S माइनस, R3C माइनस। रिएक्शंस में अपने अभी ये सब आएंगे, है ना। Cn माइनस, N3 माइनस, Cn माइनस, N3 माइनस एजाइड आयन, SH माइनस, HSO3 माइनस। माइनस चार्ज वाले सब पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, C प्लस पे अटैक करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो C प्लस की बात करेंगे। RCOO माइनस, RMGX, RLI, OR माइनस, COO माइनस, और भी मिल सकते हैं बहुत सारे। जैसे ईथर के साथ ही लिख सकते हो RSR, थायो ईथर जिसको बोलते थे हम लोग। सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है। NO2 माइनस लिख सकते हो। ये सब कैसी स्पीसीज हैं? जो पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर अटैक करेंगी, है ना। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लवर है, मतलब कार्बन अगर कोई ऐसा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करते हैं कैसे? इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। फिलस का मतलब होता है लवर, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, या वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या जो नेगेटिव चार्ज वाला। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल
नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे वाटर, जैसे ईथर, जैसे एमीन, जैसे अमोनिया, ये सारी जो कैटेगरी है सब न्यूट्रल। अब सेकंड लिखिए इलेक्ट्रोफाइल। पहला क्या किया था अपन ने, न्यूक्लियोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लवर हो जाएगा, इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब हो गया जिसकी एफिनिटी हो उससे, है ना। तो स्पीसीज which have positive charge, इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसी को तो चाहिए, तो खुद पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल होगा तो हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसी को चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर, इसका मतलब वो स्पीसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन जहां पे रिच है वहां पे अटैक कर। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इसके ऊपर कौन अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं E प्लस से, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, E प्लस। बात क्लियर है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, नोट हो गया। न्यूट्रल ले लिख लीजिए, चार्ज, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं, सबसे पहला जो याद करते हैं हम लोग, याद करते हैं जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 1s1 होता है, इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये H प्लस बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा H प्लस। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गरीब आदमी। गरीब आदमी का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। इसको रिएक्शंस में कहीं पे भी यूज किया जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन कभी भी मांग लिए जाते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन कभी भी दे दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन दे के इसको भगा दिया जाता है H माइनस के फॉर्म में, और अगर इसको अटैच कराना है तो इसको H प्लस के फॉर्म में बुला लिया जाता है ना। तो गरीब आदमी है, कभी कभी इसके इलेक्ट्रॉन छीन के इसको भेज दिया जाता है, कभी इसको जरूरत होती है तो उसको अटैच करा लेते हैं H प्लस के फॉर्मेट में। तो H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब गरीब आदमी है, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, गरीब इसीलिए बोला गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे जुड़ने की कोशिश करेगा। और भी एग्जांपल लिखते हैं इसके इलेक्ट्रोफाइल के, H प्लस हो गया, H3O प्लस भी लिख सकते हैं, H प्लस को प्रोटॉन भी लिखते हैं,
या हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं ना। H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। Cl+ होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। Cl+ को क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Cl+ को बोलते हैं क्लोरोनियम। किसी के साथ Br+ भी हो सकता है, I+ भी हो सकता है। इसी कैटेगरी में NO2+, NO+, NO2+, NO+, R+, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज। एल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला दीजिए। R+ हो गया, R3C+, R3C+, SO3H+, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं सारी। CH3CO+, और भी हो सकते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल लिखवाए हमने चार्ज वाले। न्यूट्रल पे आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। जैसे BeCl2 में सेंट्रल एटम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, BF3 में सेंट्रल एटम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो वो सारी स्पीसीज कैसे काम कर सकती हैं? कैसे काम कर सकती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती हैं। तो न्यूट्रल में वही आ जाएंगे। BF3, AlCl3, ZnCl2, सबसे ज्यादा पॉपुलर AlCl3 है। ICl, PCl, PCl5 किस बेसिस पर? BeCl2, FeCl3, ये भी देखने को मिलता है आपने, जो रिएक्शंस में देखने को मिलता है उस पे सर्कल बना रही हूँ ज्यादा। AlCl3 देखने को मिलेगा आपको, FeCl3 देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ZnCl2 देखने को मिलेगा। RCOCl, RCO होल ट्वाइस O, ये सब पढ़ा है अभी आपने IUPAC में। RCOCl क्या है, RCO होल ट्वाइस O क्या है, एनहाइड्राइड ग्रुप। CH2, CH4, RMGX, उसमें भी पढ़ा था अभी RMGX। यहां तक हो गया। कुछ अलग टाइप के एक दो स्पेशल। प्राख्या क्या बात है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरो। हाँ, इसी का एग्जाम्पल है, उस स्लाइड पे जगह नहीं थी हमारे।
डाइक्लोरोकार्बीन, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। ये स्पेशल है, 12th में कुछ स्पेशल रिएक्शंस में आएंगे नाइट्रीन और डाइक्लोरोकार्बीन। तो कुछ बात समझ में आई अटैकिंग रिएजेंट की? बोलिए, कुछ बात समझ में आई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग अपनी थ्योरी में क्या कहते थे? लुईस बेस और लुईस एसिड थ्योरी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या कहते थे? लुईस बेस बोलते थे ना। जो लोन पेयर देता है उसको लुईस बेस, और जो लोन पेयर लेता है उसको एक्सेप्टर जो होता है उसको क्या बोलते थे? लुईस एसिड। तो कोई भी जो किसी स्पीसीज से लोन पेयर लेगा उसको लुईस एसिड भी कह सकते हो, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो नाम है ही, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो उसको आप लुईस बेस भी कह सकते हो। जैसे अमोनिया बताया था मैंने, NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आपने न्यूक्लियोफाइल भी बोला था, और उसको आप क्या कह सकते हो? लुईस बेस भी कह सकते हो, है ना। BF3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या हो सकता है? किसी से लोन पेयर ले सकता है, तो वो लुईस एसिड हो सकता है। क्या इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं इसको। तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट कैसे देखने को हमको मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस के बीच बीच में कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनकी बात करेंगे। तो रिएक्शंस के बीच में इंटरमीडिएट बनने के लिए बात करी जाएगी कि रिएक्शन में जब रिएजेंट ब्रेक होता है तो कितने तरीके से ब्रेक होता है, उसकी जो ब्रेकिंग होती है, जो उसके बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है जिसको लिसिस बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, वो कितने तरीके की होती है, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें इंटरमीडिएट कितने तरीके के देखने को मिलेंगे। तो हेडिंग डालिए, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड कैसे टूटा, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन। यहाँ पे कार्बन के टर्म्स में बात करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म्स में ही बात करेंगे, है ना। तो बॉन्ड क्लीवेज की बात करी जा रही है, तो बॉन्ड क्लीवेज आपका दो तरीके को देखने का मिलेगा प्राइम वे में। एक को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या फिशन बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं होमोलिसिस, होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज, एक ही बात है। दूसरा हेट्रोलिटिक, या हेट्रोलाइसिस, ठीक है। होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिशन पढ़ते हैं, दो तरीके के पढ़ने। बताया जाए ऑनलाइन। हेलो हेलो,
होमो का मतलब देखो क्या होता है, होमो का मतलब है सेम, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो क्या मतलब है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, ठीक। इसमें मान लो CCl बॉन्ड को टूटना है, किस बॉन्ड को टूटना है, CCl बॉन्ड को। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, CCl बॉन्ड को ब्रेक होना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका है ये लेके चला जाए और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये लेके चला जाए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सेपरेट आउट हो गए, तो ऐसे फिशन को बोलोगे होमोलिसिस। इसमें क्या होगा, टूटता कैसे है बॉन्ड, CH3 जो है इसके ऊपर एक ऐसे चार्ज दिखाया जाएगा, चार्ज नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिशन में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट आउट होती है स्पीसीज। तो जब वो सेपरेट होती है तो उसके थ्रू जो स्पीसीज बनती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। उसके ऊपर चार्ज ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव दिखाया जाता है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हुआ है वो दिखा दिया जाता है। तो CH3 बन जाएगा और दूसरी स्पीसीज क्या बन जाएगी इसमें, Cl। किस बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करी थी हमने, CCl बॉन्ड की केवल, ठीक। तो ऐसे फिशन को जिसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट आउट होगा, उसको बोलेंगे होमोलिसिस। और उसके थ्रू क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल या क्लोराइड भी बोल सकते। ये तो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल बना लीजिए। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। बना लिया ये, बन गया। डेफिनेशन लिखिए। दिस इन्वॉल्व, होमोलिसिस की डेफिनेशन लिख रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स breaking of a covalent bond, breaking of a covalent bond in such a way that each atom separates with one electron, that each atom separates with one electron of shared pair, ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ईच एटम एक्वायर्स
each atom acquires its initial configuration. मतलब मान लो कार्बन अटैक करने, कार्बन किसी के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओरिजिनल? 1s2 2s2 2p2 का सिस्टम होता है ना, यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब होमोलिटिक फिशन से ये सेपरेट आउट होगा तब भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम होगा। जितने इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो लेकर के ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल तो कर ही लिया था, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कर लेते हैं। अच्छा आ जाओ, एक और डेफिनेशन लिख ली थी। जैसे इथेन में हो रही है होमोलिसिस। इथेन मॉलिक्यूल होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिखते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अगर ये बॉन्ड है C और C के बीच का, इसको ब्रेक होना है। होमोलिटिक फिशन को ये हाफ टाइप का ऐसा एरो से भी दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अलग हो जाएगा, CH3 बन जाएगा और दूसरा एक और CH3, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है बात? जैसे मान लो CH3 को और तोड़ना है, CH3 फ्री रेडिकल बन चुका था, अब इसको और तोड़ना है। या छोड़ दो, आगे सिखाते हैं, हाइड्रोकार्बन में सिखाएंगे। अब अगला पढ़ते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रो होमोलिसिस पढ़ लिया, हेट्रोलिसिस। इसमें क्या होगा? इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही एटम लेकर के निकल लेगा। मान लीजिए हमारे और मानसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और मानसी कल को क्या करे? हमारी शेयरिंग विड्रॉ कर दे और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके खुद के तो 1 इलेक्ट्रॉन था, मेरा खुद का 1 इलेक्ट्रॉन था, और इन्होंने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो लेके भागेगा उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और मान लो मैं कार्बन हूं तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कार्बन पॉजिटिव वाला बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो एक एटम कार्बन ही लेंगे, है ना? तो कैसे होगा देखिए, पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। CH3Cl था, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन कराना। तो हेट्रोलिटिक फिशन में मान लो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो ये क्लोरीन जो है ये मानसी है, इनने बोला भैया हम तो सारा लेकर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हम भागेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए तो इनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और जो दूसरी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? कार्बन अगर है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है और उस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो उसको एक स्पेशल नेम देते हैं, कार्बोकैटायन। क्या नाम देते हैं इसको? कार्बोकैटायन।
या इसका एक और नाम है कार्बोनियम आयन। चार्ज किस फिशन से आएगा? हेट्रोलिटिक फिशन से। अगर हेट्रोलिटिक फिशन से कार्बन बन रहा है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो उस कार्बन को क्या नाम देते हैं? उसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। कौन से फिशन से बनेगा? हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक फिशन से हमेशा क्या आएगा? चार्ज आएगा, है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए, हेट्रोलिटिक फिशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। It involves breaking of covalent bond in such a way breaking of covalent bond in such a way that both electrons of shared pair are carried away by one atom. Both electron of shared pair carried away by one atom. अब इन जनरली कौन ले जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी, वही लेके जाएगा इन जनरली। बात समझ में आ रही है कुछ? पक्का? नहीं आए तो बोलिएगा। नोट हो गया? ए और बी के बीच में बॉन्ड था। ए ने बोला दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम ही जाएंगे। जाओ भाई, जो लेके जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसके पास कमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? अगर इसमें से एक एटम कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी तो आ सकता है कभी। हाँ आ सकता है, कार्बन भी लेके जा सकता है। मान लो इसमें से एक एटम कार्बन है ना, एक एटम कार्बन है। अब की बार कार्बन लेके जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। रिएक्शन के बीच में अगर कोई ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा हो जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं कार्बेन आयन। कार्ब एनायन पढ़ते हैं, वैसे मिला के क्या पढ़ेंगे? कार्बन आयन। नेगेटिव चार्ज वाला है कार्ब एनायन बोलते हैं या कार्बेन आयन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, नेगेटिवली चार्ज intermediate is called carb anion. खुश हैं आप लोग? पक्का? चलिए, अब आप लोगों को मुझे पढ़ाना है रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाना है, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, और उनकी स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली हम लोग कुछ 2-3 इफेक्ट पढ़ते हैं, उसमें से 2 की बहुत जरूरत पड़ती है। एक को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, और एक इफेक्ट है अपना उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इन दोनों की जरूरत पड़ती है उस
इनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए। तो पहले कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल का डिटेल करने से पहले हम लोग वो दोनों इफेक्ट करेंगे। 4 इफेक्ट हैं, पहले कार्बोकेटायन पढ़ाया जाता है, फिर कार्बन आयन, फिर फ्री रेडिकल, फिर ये 4 इफेक्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, पहले इफेक्ट कर लेते हैं 2, फिर ये स्पीसीज करेंगे, फिर बाकी बचे हुए 2 इफेक्ट करेंगे, है ना। तो आज क्या करने वाले हैं अपन, चलिए पहला इफेक्ट करते हैं। इनको अभी के लिए रोकते हैं। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, चार पढ़ने हैं मेजर वे में अपने को। रिएक्शंस में किस तरीके से कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसमें से 4 इफेक्ट पढ़ने हैं अपने को। इंडक्टिव, छोटू मोटू तो बहुत मिलेंगे, मेजर वे में ये है। इंडक्टिव, मीसोमेरिक, रेजोनेंस भी इफेक्ट भी कह सकते हैं, तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक, और चौथा है हाइपर कंजुगेशन। चार इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव, मीसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन। इसमें से केवल एक इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक ऐसा है जो टेम्परेरी है, बाकी 3 जो इफेक्ट है परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है अटैकिंग रिएजेंट आए या नहीं आए, मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब देखा जाता है जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने आएगा, तब ये इफेक्ट क्रिएट होगा मॉलिक्यूल में। अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा लिया जाए तो ये इफेक्ट गायब हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब समझ गए। अटैकिंग रिएजेंट के आने पर, अटैकिंग रिएजेंट के जाने तक ही रहे अगर इफेक्ट, तो क्या बोलेंगे उसको, कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, टेम्परेरी। और अगर मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट रहता है वो, तो परमानेंट। तो 3 जो है वो परमानेंट है, 3 की सीट फिक्स है। और इलेक्ट्रोमेरिक जब रिएजेंट आता है उस पोजीशन पे क्रिएट होता है, फिर रिएजेंट अगर हटा लोगे तो खत्म। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा, सुंदर, इजी, इंडक्टिव इफेक्ट। फिजिक्स में इंडक्शन सुना है? कहीं भी इंडक्शन सुना है? क्या होता है इंडक्शन, गरिमा बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी चालू करें। पता नहीं मैम, कुछ तो डायनमो एनमो पढ़ा है 10th में, डायनमो था सिलेबस, था जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये सब कुछ नहीं था, सब डिलीट कर दिया था। एसी डीसी था तो इंड्यूस्ड करंट पढ़ा है आपने, इंड्यूस्ड करंट नहीं था, लेकिन सर ने पढ़ाया। कुछ नहीं पढ़ा है, इंडक्शन भी नहीं जानते क्या होता है, प्राख्या बताइए। हाँ हाँ हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंडक्शन मोटर्स में का।
फिजिक्स वाले इंडक्शन की बात करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, जैसे मान लो अच्छा एग्जाम्पल कोई बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा बहुत शैतानी करने लगे, अनुज अनुज जैसे बहुत शैतानी करने लगे, ठीक है। अब मैंने अनुज को शैतानी करने से अगर नहीं रोका तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ट्रांसफर होने लगेगी फिर पूरी क्लास में। धीरे धीरे सब लोग, मान लो सब लोग एक लिमिट को क्रॉस करना चालू कर देंगे, है ना। तो इंडक्शन होने लगे, एक का इफेक्ट दूसरे पे, दूसरे का इफेक्ट तीसरे पे, तीसरे का इफेक्ट चौथे पे, ऐसे इफेक्ट आने लगेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट हो गया, है ना। एक दूसरे से इंड्यूस हो रहे हैं, एक में जो इफेक्ट आया धीरे धीरे दूसरे में भी दिखने लगा, तीसरे में भी दिखने लगा, चौथे में भी दिखने लगा, करके पूरी क्लास में दिखने लगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं, पहले एग्जाम्पल आराम से समझ लेंगे, फिर लिखेंगे, 50 एग्जाम्पल करेंगे इसके, तो टेंशन की बात नहीं है, आराम से पहले देखिए ध्यान से। दीवा मैंने बोला पेन कोई नहीं उठाएगा, पेन रख दीजिए। बात में समझ नहीं आती है, फिर उसके बाद बोलेंगे हमें तो आया नहीं। इस मॉलिक्यूल में अगर देखो तो कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो Cl की ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की होती है कम, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्लोरीन की ज्यादा और कार्बन की कम है। तो मॉलिक्यूल में ऐसा देखा जाता है कि ये वाला जो पेयर है ना, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड। मॉलिक्यूल में क्या देखा जाएगा, ये पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा। जब ये पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे एक इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज, इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो इससे अवे जाएगा इस कार्बन से, तो इस पे इतना ही इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। इस बात में किसी को कोई दिक्कत कि Cl पे इमेजिनरी नेगेटिव और कार्बन पे इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज आया, किस वजह से आया, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वैसे ही अगर देखो तो इधर का भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके लेफ्ट में जो एटम है उसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड का। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अब ये थोड़ा सा और शिफ्टिंग होगी, इसकी इस पेयर की भी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इस पेयर की शिफ्टिंग हो रही तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, हल्का फुल्का आएगा, इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओवरऑल में रहेगा। इसकी शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की इस तरफ शिफ्ट होगी, तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो इस पे भी थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। डेल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे डेल, ये जो डेल्टा बढ़ा रहे हैं हम, या डेल भी बोलते हैं, डेल्टा जो बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये बढ़ाते हैं तो इसका मतलब चार्ज कम आ रहा है। मतलब मान लो इस पे 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पे 6 यूनिट का आएगा। इतनी बड़ी यूनिट नहीं आती, मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। इस पे 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया तो अब बगल वाले पे कैसा आएगा, 6 यूनिट कम आएगा। फिर उसके बाद अगर एक और एटम मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ हो, यहाँ CH2 हो, एक एटम और जुड़ा हुआ हो, तो आप देखोगे जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आया अब ये इसको खींचेगा, तो इधर अगर ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखो कार्बन की जो पूरी सीरीज है, कार्बन की जो पूरी चेन है, इस पूरी चेन में धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पहले किस पे हुआ, C1 पे, फिर किस पे हुआ, C2 पे, फिर किस पे हुआ, C3 पे। पहले चार्ज आया पॉजिटिव कैसा, C1 पे, फिर पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से, उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा,
जिससे C2 पे पॉजिटिव आ गया, फिर C3 पे पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि C1 के पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन, उसके इंडक्शन की वजह से पूरी सीरीज में, पूरी चेन में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट। स्पेशलिटी क्या है इस इंडक्टिव इफेक्ट की, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा गया है, मतलब इसके आगे भी हो सकता है, अगर 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आगे भी हो सकता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि इसको नोटिस नहीं किया जा सकता है। 3 कार्बन तक ही इसको वैलिड मानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ तक वैलिड मानते हैं, 3 कार्बन तक ही हम लोग वैलिड मानते हैं। आगे भी लग सकता है ना, लेकिन 3 कार्बन तक ये प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा। तो कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। और सीरीज में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जांपल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होता है। वो ग्रुप जिसकी वजह से ये चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे Cl के अटैचमेंट की वजह से ये चार्ज डेवलपमेंट हुआ था, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से सीरीज में पॉजिटिव चार्ज बना था चेन में, तो ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं इंडक्टिव ग्रुप। क्या बोलते हैं ऐसे ग्रुप को, इंडक्टिव ग्रुप। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो क्या करते हैं, चेन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, और ऐसे ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, माइनस इंडक्टिव ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स को क्या ना, इंडक्टिव इफेक्ट है। और वो ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई की वजह से चेन में कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। ठीक, अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है कार्बन के एंड पे जिसकी वजह से चेन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस ग्रुप पे खुद पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट से आई लिया गया है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप के अटैचमेंट होने की वजह से उस पे कार्बन की चेन पे कैसा चार्ज डेवलप होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। 3 कार्बन तक वैलिड है, परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्शन होता है, इसलिए नाम क्या देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बात कुछ समझ में आई दिमाग में? पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जांपल्स करेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लो प्यारी सी, अच्छी सी। इजी था, इजी था कि डिफिकल्ट था प्यारे बच्चों? ना इजी था ना डिफिकल्ट। ये आंसर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अनुज बोलिए जल्दी से, कैसा था? अच्छा था, सत्यवादी, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। सत्य बोलना कोई खराब बात नहीं होती। चलो भाई डेफिनेशन लिखवा दे पहले, लंबी सी है तो चलो लिखो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड, polarization of one bond by influence of an adjacent polar bond or group is known as inductive effect, or group is known as inductive effect.
क्या लिखा आपने? पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ एन एडजेसेंट पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड or group is called inductive effect. क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें. इट इज वैलिड अप टू C3 कार्बन, C1 C2 C3 3 कार्बन तक ही वैलिड है. If chain have positive charge development, अगर चेन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट होता है then group is called minus I group. चेन पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बन की चेन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो ग्रुप साइड में लगा हुआ है एंड पे, उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप. और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा देन ग्रुप इज कॉल्ड प्लस आई ग्रुप. ग्रुप को क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप. इट इज परमानेंट इफेक्ट. ये लिखा है, लाइन लिख ली कहीं? लिखी थी कहीं? क्या हुआ बहन? जल्दी लिखिए. शुरू में लिख लिया था ना परमानेंट. ये वाली लाइन हो गई. इट ऑपरेट्स इन सिंगल डायरेक्शन. सिंगल डायरेक्शन का मतलब है ऐसा नहीं कि अगर इस डायरेक्शन में चेन पे डेवलप हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसी ग्रुप की वजह से दूसरी डायरेक्शन में भी अगर चेन लगी हुई तो उधर भी होगा, है ना. एक सिंगल डायरेक्शन में लगेगा. जी नहीं, एक ही तरफ दिखाएंगे. उसको चूज करने के और फैक्टर्स हैं, वो बात करेंगे. हेडिंग डाल लीजिए प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप. इनका क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रट्टा लगाना है जितने एग्जांपल्स हैं, और प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप का, क्योंकि किस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप दिया जाएगा आपको पता नहीं है.
पॉपुलर ग्रुप तो क्वेश्चंस में आ जाते हैं इसलिए याद हो जाते हैं, पर बाकी तो याद करना पड़ेगा। प्लस आई ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अपने से इलेक्ट्रॉन अवे करते हैं। प्लस आई ग्रुप का नाम क्या है, दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अपने से दूर भगाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ईडीजी बोलते हैं। और माइनस आई ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे अभी सीएल की बात करी थी ना हमने, सीएल माइनस, बीआर माइनस, आई माइनस, ईडब्ल्यूजी। प्लस आई ग्रुप की वजह से कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस आई ग्रुप की वजह से कार्बन चेन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। माइनस आई खींचेंगे, प्लस आई डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, ईडीजी। एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे प्लस आई में CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एल्काइल बोल सकते हो, ये सब इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ धक्का देते हैं, अपने तरफ, अपने से अवे भेजते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ग्रुप। ये सब प्लस आई ग्रुप है। सेकेंडरी टर्शियरी लिख दिया, और कौन सा लिखे हैं, एक और लिखना था, भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में लिखेंगे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO2 माइनस, CHO ग्रुप एल्डिहाइड, COH ग्रुप, ये सब माइनस आई ग्रुप होते हैं। TDH हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप। लिख लिया? माइनस ग्रुप को ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर में लिखवा देते हैं, फिर 12th में फिर लिखवाना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी से याद करना शुरू करो। ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं? ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं? किसी कंपाउंड में मान लो एक माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, किसी कंपाउंड में दूसरा लगा हुआ है, तो कैसे पता लगाएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा लग रहा है? जिस माइनस आई ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा काम करेगा। अब इसके एप्लीकेशंस होते हैं, वहां पे क्वेश्चंस में काम आता है। तो ऑर्डर लिख लेते हैं और उसको रट्टा लगाते हैं, हम नहीं, कौन लगाएगा, आप। सारांश ने बोला हम, तो सारांश याद करके आएंगे। नेक्स्ट NF3 प्लस सबसे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग, NH3 प्लस, उसके बाद आता है ऑर्डर में CF3, फिर आता है NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट, NO2, क्या दिक्कत है, उसके बाद Cn माइनस, SO3H, COCl, CHO,
COR कौन सा ग्रुप है, जल्दी से बताओ। COR ग्रुप कौन सा है? कीटोन होगा? नहीं, इधर कार्बन की चेन लगी होगी जिधर फ्री है। F-FCl Br I, सबसे ज्यादा F का है, फिर Cl का है, फिर Br का है, फिर I का है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं, सब याद होगा, फिर क्वेश्चन अगर कोई कंपैरेटिव आएगा तो वो बनेगा। CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद आ गया फिनाइल, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन। ये ऑर्डर याद करना है। CH डबल बॉन्ड CH2 भी इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करता है। कार्तिक बोलिए। प्लस आई ग्रुप में क्यों होगा ऑर्डर? प्लस आई ग्रुप में भी होगा ना, लिखवा रहे। नोट कर लिया सबने? बरांगी शैतान हो तुम। नोट करो जल्दी। बोल रही है दिखता नहीं है, मैंने स्क्रीन कवर कर रखा है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। ज्यादा थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा अरे ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। ग्रुप याद होंगे तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, ग्रुप याद रहेंगे तो क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं याद रहेंगे तो नहीं, अटक जाएंगे। चलिए, ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप लिख लीजिए। शांत 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 बच्चों, प्यारे बच्चों। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं इसको, टी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन बता दिया आपको, सिखाया है, किसी दिन सिखाया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन सिखाया था। सिखाया होगा, तुम लोगों को नहीं पता है? क्या हंसने की बात है, हंसे जा रहे, शैतानी नहीं करो। गरिमा बावड़े क्यों हो रखे हो? बोर्ड पे देखिए। चलो ग्रुप नोट करो जल्दी से। ऋषि का क्या प्रॉब्लम है? चलो नोट करो, शैतानी नहीं करिए, जल्दी नोट करिए, क्वेश्चंस करवाएं फिर। इंडक्टिव इफेक्ट तो इतना ही सा था, मेजर वे में इसके क्वेश्चंस है। मेजर वे में क्या करने अपने को? क्वेश्चंस। मुद्दे की बात तो इफेक्ट आप पढ़ लेते हैं, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, उससे सही आंसर तक कैसे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है।
चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट इतना ही था। अब इसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। क्या सीखने वाले हैं? बोर्ड पे देखिए, एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अभी सिखाया था ना, ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है, उससे 3 कार्बन अटैच हैं, तो उसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो सेकेंडरी। अगर एक अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी। एक भी नहीं अटैच होगा तो भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है कि टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कैसे समझना है देखिए, पहले तो ये देख लो, टर्शरी कार्बोकेटायन CH3 बोर्ड पे ध्यान दीजिए, फालतू बातों में अगर रहेंगे समझ नहीं आएगा कुछ। एक तो ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा CH3CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। तीसरा CH3CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। चौथा ये है। 4 स्पीसीज दी हुई है ना। ये ऐसा कार्बोकेटायन है जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए, तो इसको टर्शरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। कैसा कार्बोकेटायन है? टर्शरी, 3 डिग्री। ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, तो कैसा कार्बोकेटायन बोला जाएगा? सेकेंडरी या 2 डिग्री। और ऐसा कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा है या एक भी नहीं जुड़ा है, दोनों को प्राइमरी बोलते हैं। इनमें पूछा जाता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। इसके कंपैरिजन के लिए कहीं पे भी स्टेबिलिटी देखनी है अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। वो क्या पॉइंट है, उससे बात करते हैं। हमेशा याद रखना है, अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल है और कोई स्पीसीज चार्ज्ड है, तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी? ना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो शांत बैठा रहेगा, मतलब रिएक्शन कम करेगा, स्टेबल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिएक्शन करता रहेगा, भागता रहेगा, और जिसके पास ज्यादा है वो क्या होगा? वो ज्यादा हो गया तो प्राउड में इधर उधर भागता रहेगा, इधर उधर रिएक्ट करता रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब केमिस्ट्री में क्या हो गया? पैसा पैसा पैसा। ज्यादा हो गया तो भी दिमाग खराब है, कम है तो भी क्या है? ज्यादा बनाने के लिए दिमाग खराब है ना। बोलते हैं ना, जिंदगी में वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो थोड़े स्टेबल माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, इतना पैसा आ गया, बहुत खुश है, मौज में है ना। और जो लोग क्या करते हैं कि कमी है उनके पास, तो हमेशा ही बढ़ाते रहें, तो फिर बढ़ाते ही रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पैसा पैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना। हर मॉलिक्यूल कोशिश क्या करता है? स्टेबल होने के लिए। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब चार्ज स्पीसीज से किस तरफ जाना चाहेगा? न्यूट्रल स्पीसीज की तरफ। एक सिंपल कैलकुलेशन से पहले समझिए, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल का मतलब 0 चार्ज, किसी के ऊपर +10 चार्ज है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप -2 चार्ज भेज दीजिए, तो अब फाइनल रिजल्ट में इसका कितना चार्ज हो जाएगा? +8 हो जाएगा।
तो पहले चार्ज था +10 का, अब चार्ज कितना हो गया +8 का। तो चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, चार्ज तो कम हो रहा है ना ओवरऑल में। तो उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब उसपे चार्ज +10 था, अब धीरे धीरे करके मान लो तुमने और भेज दिया है ना, यहाँ पे इस स्टेट पे -3 और दे दिया तो +5 बन जाएगा। अगर यहाँ पे आके -5 और दे दिया तो क्या बन जाएगा 0। तो जैसे जैसे चार्ज किसी स्पीसीज पे कम होगा, इसका मतलब अगर उस स्पीसीज पे, उस कार्बन पे कुछ ऐसे फैक्टर लगे हैं जो चार्ज को कम करवा रहे हैं, तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। अगर कोई फैक्टर उस पे ऐसा कोई ग्रुप लग गया उस कार्बोकेटाइन पे जो क्या करने लगे, उस पे चार्ज को और बढ़ाने लगे, तो वो क्या होगा, वो फैक्टर कैसे काम करेगा, उसके लिए स्टेबिलिटी को डाउन करेगा। मुद्दे की बात दिमाग में क्या बैठानी है, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, चार्ज स्पीसीज कम स्टेबल होती है। अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज कम हो रहा है किसी फैक्टर की वजह से, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा किसी स्पीसीज पे, कार्बन पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको अनस्टेबल बनाएगा। इतनी बात समझ आती है सबको? तो एक पॉइंट और लिख लो। ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखेंगे तो इससे सैकड़ों क्वेश्चन होंगे स्टेबिलिटी के। हाँ, क्या बात मैंने बोली? इफ एनी फैक्टर इंक्रीजेस चार्ज, चार्ज को इंक्रीज करेगा, देन स्टेबिलिटी विल बी लेस। पहले के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसका अपोजिट लिख दो, अभी बात सारी समझा रहे हैं, इफ एनी फैक्टर डिक्रीजेस चार्ज, चार्ज को कम करता है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी विल बी। अब कार्बोकेटाइन वाले एग्जांपल में इस बात को अप्लाई करके देखते हैं। क्या हुआ गौरांगे, डरा क्यों नहीं हो? 50 हो गए तो बस खत्म होने वाला है कार्बोकेटाइन। एक ही एग्जांपल समझा के आज का टॉपिक क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट तो खुशी में समझ लेना, अब कोई लिखेगा नहीं, समझिए पहले, देखो ध्यान से। कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप देखिए ध्यान से, मैं बता रही हूं अभी, पिटाई लग जाएगी एकदम। शांति से पहले देखेंगे फिर बात करेंगे। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, एल्काइल ग्रुप होता है +I ग्रुप। +I ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास से भेजेगा, डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं। ठीक, मान लो इस पे +10 का चार्ज है, एक मान लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन भेजने का मतलब कैसा चार्ज भेज रहा है, नेगेटिव। मान लो एक मिथाइल -2 भेजता है, दूसरा मिथाइल -2, एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे हैं, बहुत छोटे चार्जेस भेजे जाते हैं, -2 -2 -2। तो टोटल अब कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, प्लस का कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप सोच रहे थे कि इस पे चार्ज कितना है, प्लस का 10 है, लेकिन ये CH3 ग्रुप जो 3 लगे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो इफेक्टिवली हो क्या रहा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, यानी कि स्टेबल कर रहा है इस सिस्टम को। बात समझ आ रही है कुछ? 3 मिथाइल जो लगे हुए हैं इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल लगे हैं, वही सेम ग्रुप 2 लगे हुए हैं, तो अगर 10 था -2 तो अब की बार कितना बचेगा, कम तो कर रहा है यहाँ पे भी चार्ज को, लेकिन उतना नहीं कर रहा है। वहां पे 3 लगे थे तो ज्यादा इफेक्ट आ गया, यहाँ 2 ग्रुप लगे हुए हैं डोनेट करने वाले, यहाँ पे क्या है, एक ही लगा हुआ है, तो मान लो ये 10 था -2 तो +8 का इफेक्ट आएगा। मान लो हम मिथाइल की बात करें तो मिथाइल में केवल हाइड्रोजन लगे हुए, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, +I -I दोनों ही बहुत कम होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस वाला भी शो करता है, माइनस भी शो कर सकता है, दोनों ही कम होता है। तो सबसे कम कार्बन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसके केस में भेजे जा रहे हैं, इसके केस में, उससे कम, उससे ज्यादा इस केस में, उससे ज्यादा 2 तरफ से इस केस में, और इस केस में कितनी तरफ से भेजे जा रहे हैं, 3 तरफ से। तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पे कम होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। 1 डिग्री में भी इथाइल की उस मिथाइल से ज्यादा। क्लियर है बात? बोलिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? खुश हैं आप लोग? थ्री डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर लास्ट में मिथाइल। लिखना क्या है रीजन में, क्या लिखेंगे? इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन 3 अल्काइल ग्रुप are attached, in 3 degree carbocation 3 alkyl group are attached, but in case of 2 degree carbocation 2 alkyl groups are attached. So relatively charge decrement in 3 degree carbocation is more, charge decrement in 3 degree carbocation is more in comparison to 2 degree. डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसमें आया, -6 का आ गया था ना। चार्ज डिक्रीमेंट इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। और ऐसे ही फिर आगे को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, 2 इज मोर देन 1। खुश हैं आप लोग? और एग्जाम्पल कराएंगे? तो बात करेंगे, अभी कार्बन आयन की बात करें। आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ।